तो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जो इस सारे आज के कार्यक्रम के सूत्र संचालन का जिम्मा जिनके पास है, ऐसे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और वे राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होने के अलावा रंगमंच के एक विशेष हस्ताक्षर हैं, पूरे देश में उनको जाना जाता है। अनेकों पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। संस्कार भारती के जो महानगर इकाई है उसमें वो इस विधा के संयोजक भी हैं और संभवतः उनकी विधा की दृष्टि से ये शायद पहला आयोजन है जब से उनको ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है उसके बाद से। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन वो करें, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे जयंत भिसे जी को क्योंकि तानसेन समारोह चल रहा है और उनकी बहुत व्यस्तता है और हमारे आग्रह पर वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनसे ज़रूर ये निवेदन करना चाहूँगा पहले कि वो कृपया हम लोगों के समय सम्मुख आके उस सानंद जो एक विशेष कल्पना है उसके अलावा और रंगमंच से जो आपका जुड़ाव है उसको लेकर हमसे थोड़ी सी बातचीत करें। डॉक्टर श्री जयंत भिसे जी, निदेशक अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी। और हिमांशु जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपना स्थान इधर आप आइए। मैं वहाँ जा रहा हूँ। मित्रों नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीपाद जोशी जी, अतुल अधोलिया जी, हिमांशु जी, जिस संस्थान में हम एकत्रित हैं उस संस्थान के सर्वे सर्वा मान्य आलोक जी, सारे लोग नाटक विधा से संबंधित है, कोई लेखन से संबंधित है, कोई विद्यार्थी है और बाकी सारे संस्कार भारती से जुड़े हुए हैं, तो कलाओं के अंतर संबंधों के बारे में भी जानते हैं कि कोई कला ऐसी नहीं है, किसी विधा से जुड़े भी है। तो नाटक एक ऐसी कला है कि जिसमें सभी बातों का समावेश है। उसमें ड्राइंग पेंटिंग भी काम आएगी, उसमें आर्किटेक्चर भी काम आएगा, उसमें संगीत भी काम आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नाटक में काम नहीं आएगी। तो हम तो सारे बातों के साधक हैं। मतलब हम यदि संगीत नहीं गाते हैं पर अच्छा कौन गाता है हमको मालूम होना चाहिए। यदि हमको संगीत देना नहीं आता पर कौन इस नाटक का संगीत करेगा ये हमको जानकारी होना चाहिए। तो उसमें से इतना कम से कम हो कि ज़्यादा सफ़ेद क्या है और पीलासपन पे कौन सा सफ़ेद है। तो इतनी बातें तो हमको सहजता से मालूम पड़ ही जाना चाहिए। बहुत आप बधाई के हकदार हैं और भाग्यवान भी है। आप नाटक इस विधा से जुड़े हैं और उसके विद्यार्थी भी हैं। एक समस्या जीवन में हमेशा आती है जो सबके साथ है, मेरे सहित, परंतु वो नाटक वालों के साथ कभी नहीं आने वाली है क्योंकि वो बाकी लोगों से तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं। सामान्य जीवन में सबके सब लोग, श्रीपाद जी भाई साहब, अधिकतर लोग यदि कहीं मिलेंगे तो पीड़ित रहते हैं इस बात से कि भाई साहब हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। बोले यार आपकी कैसे सुन लेते हैं? या फलाने जी है उनकी बात जल्दी मान लेते हैं वो, या उनका कहना जो है वो बहुत जल्दी स्वीकार हो जाता है। तो ये जो अंतर है कि किसी की बात स्वीकार हो जाती है, ये किसी की बात जल्दी मान ली जाती है, और खूब सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से अपने आप को बड़ा कमतर महसूस करते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। पर मित्रों आप भाग्यशाली हो। जीवन में मैं एकदम ही बहुत सामान्य बात बता रहा हूँ, एक बार भी जीवन में कभी आपने नाटक में काम कर लिया तो फिर आपकी बात बनवाना आपको आता है। किसी दूसरे की तुलना में आप बेहतर हमेशा सिद्ध रहेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सामने वाला कैसे सुनेगा, किस शब्द पे मैं ज्यादा जोर दूं, किस शब्द को हल्के से उड़ा दूं और कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि जो उसके गले उतार दूं।
ये दूसरों की तुलना में आपको जल्दी मालूम है, सामान्य चीज है, भरत शास्त्र में लिखी है क्या मालूम नहीं, पर बड़ा नाम लेने से प्रभावी हो जाता है कि भरत मुनि ने ऐसा कहा, या फलाने कोई जो उपलब्ध नहीं है उनके नाम से बता देना चाहिए। अब उन्हें कहा, कब, किससे कहा, ये मत पूछना आप, पर भी जैसे क्या कहा, इससे ज्यादा किसने कहा, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे अवसर पर ठोक देना चाहिए कि फलाने ने कहा, तो उससे बाद में दम आ जाता है सर। तो एक सूत्र बताता हूं, अब आप बात समझ गए इसलिए किसी बड़ा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमको किसी से कुछ बात कहना है और वो बात उसके गले उतारना है, तो मित्रों मैं एक सूत्र बता देता हूं आपको, जब तक हम जिससे बात करने गए हैं हमारी आंखें चार नहीं हो जाती, तब तक वो वाली बात मत बताना जो आप गले उतारना चाहते हो। जैसे आप वेतन मुद्री मांगने जा रहे हो, जैसे आप छुट्टी मांगने जा रहे हो, तो अपने विभाग अध्यक्ष महोदय जब तक आपकी तरफ देख के चार आंखें नहीं करेंगे तब तक मूल बात मत बोलना। और वो आंखें अपनी चार हो गई, आंखें चार होने, बहुत महत्वपूर्ण विषय आज से नहीं वर्षों पुराना है, लेकिन उसकी महिमा धीरे धीरे कम होती गई। हमने बताया ही नहीं, नई पीढ़ी को नहीं बताया, न हमने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया। इसे पुनर्जीवित करने का काम मुझे लगता है कि हमारी ये जो नई पीढ़ी है वो, और जो लेखक हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, ये सब जब तक बैठ करके बात नहीं करेंगे ये संभव नहीं है। और इस दृष्टि से ये सारा उपक्रम पूरे देश में संस्कार भारती ने नाट्य विधा की ओर से चालू किया है। बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उनको बुलाने का प्रयास करते हैं। नाना पाटेकर जी भी अपने इस कार्यक्रम में मुंबई में थे, पुणे में भी थे, नाटक के कुछ लोग अच्छे, उन्होंने कहा है कि हाँ ये बात होना जरूरी। जैसे आपके तानसेन में अभी विषय जी ने वादी संवादी जो विषय है वो शुरू किया है, तो ये बातचीत का जब सिलसिला शुरू होगा तो और मजा आएगा, आप लोगों को सुनने के लिए अच्छा लगेगा। ये मेरे दिमाग में था, मैं अब इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे मध्य जो अन्य लोग हैं उनको हम सुनेंगे और उस कुछ न कुछ दिशा। छात्र हूँ नाटक का, इतना ही विषय रखकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। माननीय श्रीपाद जी ने जो आज की चर्चा है उसके विषय को लेकर मैंने जो उनसे आग्रह किया था कि इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि और इससे जुड़ा जो विचार है उसका, जब हमारी ये शुरू हुआ था उसके बाद कुछ नए विद्यार्थी जुड़ गए, तो जिनका पहले परिचय हो गया उसके अलावा जो बाद में आए हैं जल्दी जल्दी अपना परिचय दे देंगे, किस स्थान से आप हैं ये बताएंगे और क्या कर रहे हैं, और अगर कोई अभी हाल फिलहाल में कुछ विशेष कुछ किया तो उतना उल्लेख करेंगे। आप इधर से शुरू करें। मेरा नाम सूरज है, मैं एमपीए का छात्र हूँ, सेकंड ईयर में दिल्ली से। राहुल है और मैं राजा मान सिंह तोमर का छात्र हूँ। मैं वैसे तो हूँ गोरखपुर से, बट हाल फिलहाल में यहीं रह रहा हूँ ग्वालियर में। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश अहरवार है और मैं छतरपुर से हूँ। बीपीए थर्ड ईयर है मेरा, राजा मान सिंह तोमर। नमस्कार, मेरा नाम ऐश्वर्य दुबे है और मैं नरसिंहपुर से हूँ और राजा मान सिंह तोमर में नाट्य एवं रंगमंच संघ में बीपीए सेकेंड ईयर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आनंद कुमार है, मैं राजा मान सिंह तोमर का स्टूडेंट हूँ और गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, एमपीए का छात्र हूँ। नमस्कार, मेरा नाम विशाल कुशवाहा है और मैं राजा मान सिंह का छात्र हूँ। मैं बीपीए थर्ड ईयर का। नमस्कार, मेरा नाम अनिल प्रजापति है, मैं बीपीए फर्स्ट ईयर का हूँ। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम उमाकांत सिंह है, मैं राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैं एमपीए फर्स्ट ईयर में हूँ। नमस्कार, मेरा नाम निशा गुप्ता है, मैं एमपीए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिका पिंगोरिया है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी से नाट्य एवं रंगमंच संघ। कहाँ से हैं आप? ग्वालियर से हूँ। नमस्कार, मैं मोनिका चतुर्वेदी हूँ और मैं ग्वालियर की हूँ और बीपीए थर्ड ईयर कर रही हूँ राजा मान सिंह यूनिवर्सिटी से। नमस्कार, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं मुरैना से हूँ और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ नाट्य में। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य श्रीवास्तव है, मैं झांसी से हूँ और मैं एमपीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ।
विद्यार्थियों में और किसी का परिचय तो नहीं। दिनेश चंद्र दुबे जी भी उपस्थित हुए हैं और जैसा कि आजकल का कालखंड है, हम किसी भी ऐसे माध्यम को देखना प्रारंभ करते हैं तो हमें हर जगह कहीं ना कहीं राम जी का चित्र या राम जी से जुड़ी हुई कोई कथा ऐसा देखने को बार बार मिल जाता है। और दिनेश चंद्र दुबे जी हमारे संस्कार भारती के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रांत के महामंत्री भी रह चुके हैं। रंगमंच से आपका विशेष जुड़ाव है और एक इनका खास परिचय है, वो ये है, जैसे मैंने राम जी का नाम लिया तो दीनदयाल नगर में एक रामलीला का मंचन होता है। पिछले दशक से अधिक हो गए होंगे, इतना समय हो गया होगा वो रामलीला के लगातार मंचन होते हुए, लगभग 2 दशक होने वाले होंगे। और उस रामलीला में जो ब्रजकिशोर दीक्षित जी वहां पर पूरा आयोजन करते हैं, उसमें दिनेश चंद्र दुबे जी रावण की भूमिका में रहते हैं। चरित्र रावण का करते लेकिन गुण राम के ही है। रावण का अभिनय सारे आज के कार्यक्रम के सूत्र संचालन का जिम्मा जिनके पास है, ऐसे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं और वे राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में प्राध्यापक होने के अलावा रंगमंच के एक विशेष हस्ताक्षर है, पूरे देश में उनको जाना जाता है। अनेकों पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। संस्कार भारती की जो महानगर इकाई है उसमें वो इस विधा के संयोजक भी हैं और संभवतः उनकी विधा की दृष्टि से ये शायद पहला आयोजन है जब से उनको ये जिम्मेदारी प्राप्त हुई है उसके बाद से। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि आगे का संचालन वो करें, लेकिन उससे पहले क्योंकि हमारे जयंत भिसे जी को क्योंकि तानसेन समारोह चल रहा है और उनकी बहुत व्यस्तता है और हमारे आग्रह पर वो हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, तो मैं उनसे जरूर ये निवेदन करना चाहूँगा पहले कि वो कृपया हम लोगों के सम्मुख आके उस सानंद जो एक विशेष कल्पना है उसके अलावा और रंगमंच से जो आपका जुड़ाव है उसको लेकर हमसे थोड़ी सी बातचीत करें। डॉक्टर श्री जयंत भिसे जी, निदेशक अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी, और हिमांशु जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे कृपया अपना सर प्लीज आप आइए। मैं वहाँ जा रहा हूँ। मित्रों नमस्कार। मंच पर विराजमान आदरणीय श्रीपाद जोशी जी, अतुल अधोलिया जी, हिमांशु जी, जिस संस्थान में हम एकत्रित हैं उस संस्थान के सर्वे सर्वा मान्य आलोक जी, सारे लोग नाटक विधा से संबंधित है, कोई लेखन से संबंधित है, कोई विद्यार्थी है और बाकी सारे बातों का समावेश है। उसमें ड्राइंग पेंटिंग भी काम आएगी, उसमें आर्किटेक्चर भी काम आएगा, उसमें संगीत भी काम आएगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नाटक में काम नहीं आएगी। तो हम तो सारे बातों के साधक हैं। मतलब हम यदि संगीत नहीं गाते हैं पर अच्छा कौन गाता है हमको मालूम होना चाहिए। यदि हमको संगीत देना नहीं आता पर कौन इस नाटक का संगीत करेगा ये हमको जानकारी होना चाहिए। तो उसमें से इतना कम से कम हो कि ज़्यादा सफ़ेद क्या है और पीलासपन पे कौन सा सफ़ेद है। तो इतनी बातें तो हमको सहजता से मालूम पड़ ही जाना चाहिए। बहुत आप बधाई के हकदार हैं और भाग्यवान भी हैं। आप नाटक इस विधा से जुड़े हैं और उसके विद्यार्थी भी हैं। एक समस्या जीवन में हमेशा आती है जो सबके साथ है, मेरे सहित, परंतु वो नाटक वालों के साथ कभी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो बाकी लोगों से तुलनात्मक रूप से बेहतर होते हैं। सामान्य जीवन में सबके सब लोग, श्रीपाद जी भाई साहब, अधिकतर लोग यदि कहीं मिलेंगे तो पीड़ित रहते हैं इस बात से कि भाई साहब हमारी कोई बात नहीं मानता, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। बोले यार आपकी कैसे सुन लेते हैं? या फलाने जी है उनकी बात जल्दी मान लेते हैं वो, या उनका कहना जो है वो बहुत जल्दी स्वीकार हो जाता है।
तो ये जो अंतर है कि किसी की बात स्वीकार हो जाती है, ये किसी की बात जल्दी मान ली जाती है, और खूब सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात से अपने आप को बड़ा कमतर महसूस करते हैं कि हमारी कोई नहीं सुनता। पर मित्रों, आप भाग्यशाली हो। जीवन में मैं एकदम ही बहुत सामान्य बात बता रहा हूं, एक बार भी जीवन में कभी आपने नाटक में काम कर लिया तो फिर आपकी बात बनवाना आपको आता है। किसी दूसरे की तुलना में आप बेहतर हमेशा सिद्ध रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सामने वाला कैसे सुनेगा, किस शब्द पे मैं ज्यादा जोर दूं, किस शब्द को हल्के से उड़ा दूं, और कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि जो उसके गले उतार दूं। ये दूसरों की तुलना में आपको जल्दी मालूम है। सामान्य चीज है, भरत शास्त्र में लिखी है क्या मालूम नहीं, पर बड़ा नाम लेने से प्रभावी हो जाता है कि भरत मुनि ने ऐसा कहा, या फलाने कोई जो उपलब्ध नहीं है उनके नाम से बता देना चाहिए। अब उन्होंने कहा, कब, किससे कहा, ये मत पूछना, पर भाई जैसे क्या कहा, इससे ज्यादा किसने कहा, ये महत्वपूर्ण रहता है। तो ऐसे अवसर पर ठोक देना चाहिए कि फलाने ने कहा, तो उससे बाद में दम आ जाता है। तो एक सूत्र बताता हूं, अब आप बात समझ गए इसलिए किसी बड़ा नाम लेने की आवश्यकता नहीं। यदि हमको किसी से कुछ बात कहना है और वो बात उसके गले उतारना है, तो मित्रों मैं एक सूत्र बता देता हूं आपको, जब तक हम जिससे बात करने गए हैं हमारी आंखें चार नहीं हो जाती, तब तक वो वाली बात मत बताना जो आप गले उतारना चाहते हो। जैसे आप वेतन मुद्दे मांगने जा रहे हो, जैसे आप छुट्टी मांगने जा रहे हो, तो अपने विभागाध्यक्ष महोदय जब तक आपकी तरफ देख के चार आंखें नहीं करेंगे तब तक मूल बात मत बोलना। और वो आंखें अपनी चार हो गई, आंखें चार होने का मतलब समझ गए आप? समझ गए कि अतिरिक्त बताना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे की तरफ आई कांटेक्ट न हो जाए, तो वो आई कांटेक्ट होते से ही वो मूल बात बता देना। और जब तक वो अपने काम में व्यस्त है, जब तक दूसरी बात कर रहे हैं, तब तक अपन भी दूसरी बात करना। और फिर बोलना, हिमांशु जी, भाई साहब, अब उनके बाद उनने आपकी तरफ देखा, आंखें चार हुई, तब बोलना कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। वरना आपने कहा, उन्होंने सुना ही नहीं, उनके गले नहीं उतरा, तो मूल बात तब बताना जब आंखें चार हो जाए। समझ में आ गया ये? अब कभी तकलीफ नहीं पड़ेगी। पर ये बात मैंने आपको कान में बताई है, किसी को बताना मत, क्योंकि सबको मालूम पड़ गई तो फिर तुम्हारा क्या, भी सबको छुट्टी मिलने लग जाएगी, फिर तुमको मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है तो अपन मीर। कोई सुविधा अतिरिक्त तब है जब और किसी को प्राप्त नहीं हो रही है और हमको मिल रही है, तो वो प्रिविलेज है। जो चीज सबके लिए हो गई तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। हमेशा औरों से अलग रहना, हमेशा औरों से डिफरेंट अपने आप को रखना, इस बात का भरपूर प्रयास करना। कंपटीशन की बात नहीं है, हमेशा स्पर्धा ऐसी नहीं होती, पर तुलनात्मक रूप से हमको इतर से अतिरिक्त महसूस करना पड़ेगा। कोई आदमी मंच पे आता है और उसका छोटा सा प्रवेश होता है और वो छा जाता है, वो याद भी रह जाता है, वो हीरोइन भी पीछे पड़ जाती है, हीरो भी पीछे रह जाता है। पर एक आदमी छोटी सी एंट्री से अपने आप को छा लेता है, तो वो ऐसा अतिरिक्त क्या करता है? वो परकाया प्रवेश करता है। अब जो मैं नाम बताने जा रहा हूं वो वास्तविक नाम है, ठोक नहीं रहा हूं।
विजया मेहता नाम सुना होगा आपने, रंगमंच के क्षेत्र में बड़ा नाम है। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था कि नाटक यानी क्या, एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? तो नाटक का सरल अर्थ है पर काया प्रवेश। हमने मंच पर प्रवेश किया और हम यदि भिखारी का रोल कर रहे हैं तो मंच पर जाते से ही हम भिखारी हो गए। मंच से बाहर आने के बाद भिखारी रहे तो क्या होगा? वैसा बेरिंग हमेशा अपना बना रहेगा तो क्या होगा? ठीक नहीं रहेगा ना। इसलिए वो पर का प्रवेश मानना उसको। हम यदि राजा बने हैं तो वो सिर्फ मंच पे राजा बने हैं। दिनेश जी ने यदि रावण का रोल किया है तो वो मंच पर रावण है। वो तब तक है जब तक उनकी भूमिका है। ये परकाया प्रवेश का जब तक हम बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो एक बार हीरो का काम करने के बाद वो लड़का उस रोल में से ही बाहर नहीं आता। तब परेशानी होती है कि नहीं होती? कोई लड़की एक नाटक में हीरोइन बनती है और उसमें से ही बाहर नहीं आती। अब हमेशा उनको कौन हीरोइन मानेगा? उसको वास्तविकता बताएगी तो फिर उसको तकलीफ पड़ेगी। इसलिए उसको पता चाहिए कि मंच पे जाते से ही ऑन, मंच से बाहर आते से ही, विंग में आ गए तो भी विंग में आते से ही ऑफ। हम वापस अपने आप में मैं जो हूं वो हो जाऊं। और यही सूत्र हमें जीवन में भी अंगीकृत करना। यदि घर में हम सबसे छोटे हैं तो हम कार्यालय में सबसे छोटे नहीं हैं। कार्यालय में जो जिम्मेदारी है हमारी वो है। तो यही सूत्र रोजमर्रा के काम में हमको अपनाना है कि जिस समय हम जिस भूमिका में हैं उस समय उस भूमिका में रहें। लगातार यदि हम ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर बैलेंस, उसके मूल में जाएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि एक नाटक में ये हीरो था तो अब वो हीरो जो है जीवन भर का हो गया, वो बाहर ही नहीं आ रहा है उसमें से। तो हमको उसमें से बाहर आना पड़ेगा। लेखन से संबंधित चर्चा चल पड़ी तो उलझे हुए हैं और मानवीय मन अनाकलनीय है। कहीं भी कोई भी आप नहीं कर रहा हूं, पर सर्व सामान्य स्क्रिप्ट जो है सिर्फ इन दो बिंदुओं के आसपास घूम रही है। स्त्री पुरुष संबंध उलझे हुए हैं। बात यह है कि खूब सारी वास्तविकता है। यदि विभाजन की विभीषिका नई पीढ़ी को नहीं मालूम पड़ेगी तब आज जो गजब हो रहा है वो और आगे जाके गजब होगा। भारत का विभाजन क्यों और किस प्रकार से हुआ उसकी जानकारी सबको वास्तविक रूप से मालूम होना चाहिए। जैसे आजादी के पहले और आजादी के बाद ये एक बड़ा कालखंड गया, वैसे ही उसके बाद एक बड़ा कालखंड आया, आपातकाल के पहले और आपातकाल के बाद। तो उस समय समाज जीवन पे जो प्रभाव पड़ा उसका भी हमको चित्रण करते आना चाहिए कि आपातकाल लगा था तब क्या हुआ, सर्वसामान्य लोगों के मन पे क्या असर हुआ, परिवारों पे क्या असर हुआ, वो भी चित्रण इस विधा के माध्यम से होना आवश्यक है। हिमांशु जी, वैसे ही और आगे जाके बात होती है अयोध्या के पहले और अयोध्या के बाद। खूब बड़ा परिवर्तन आया कि अयोध्या के पहले क्या था और उसके बाद क्या हुआ। वो सिर्फ छोटी सी घटना नहीं है, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसका समाज जीवन पे क्या असर हुआ है इसका भी चित्रण आवश्यक है। खूब सारे फिक्शन होते हैं, खूब सारी बातें होती है, पर हमको नरेटिव गढ़ते आना चाहिए, आकर्षक रूप से बाहर आना चाहिए। श्रीपाद जी से अनुमति लेके एक छोटी सी कहानी बता देता हूं, जो एक नरेटिव याद आया वो मैं बता देता हूं। विद्यार्थी है, उनको खूब अच्छा लगेगा, इसलिए वो घटना भी बता देता हूं। एक लड़का और एक लड़की की शादी तय हुई। पारिवारिक वातावरण एक जैसा था, सामाजिक स्थिति अनुकूल थी। लड़का लड़की की आमदनी उत्साहवर्धक थी कि बेहतरीन है,
इस परिवार में लड़की दी जा सकती है। लड़की बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी। लड़के के परिवार को भी ऐसा वातावरण नहीं था कि इसको किसी प्रकार से मना किया जाए। सब बातें विन विन पोजीशन बोलते हैं कि नहीं, अनुकूल 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 तय हो गया सब। मामला ये हुआ, फिर भी कुछ औपचारिकता हो जाए, लड़की देखने चाय पीने चले जाए। लड़के वाले 4-5 लोग एक गाड़ी में सिर्फ औपचारिकता के लिए लड़की वालों के घर जाते हैं। औपचारिक बहाना सिर्फ लड़की देखना, मिलना जुलना, आपस में परिचय करना, हास्य विनोद। गए लड़की देखने, सारी बातें तय थी है, सबको मालूम था। फिर दोहराया गया कि बस अब मुहूर्त निकालना, सब लोगों को एक जानकारी बताना जो अभी तक किसी को नहीं थी। इस बीच किसी सीनियर आदमी, कोई बुजुर्ग होगा, उसने कहा कि सब बातें तो तय है, फिर भी आप दोनों को आपस में कुछ बात करना है तो अंदर के कमरे में चले जाइए, थोड़ा एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर लिए। ऐसा ही होता है ना, सरलता से, जो हमने सुना देखा। अंदर के कमरे में गए, जो भी बातचीत उनकी होती रही होगी, मुश्किल से 5 या 7 मिनट हुए होंगे, वो लड़का बाहर आ गया। बाहर आने के बाद बोले हो गई बातचीत? बोले हाँ सहज कोई। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर अपने सारे लोग निकल के अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचते से ही अंदर कदम रखा ही है इनने और फोन की घंटी बजी। फोन लड़की के पिताजी का था। लड़की के पिताजी ने कहा बात आगे बढ़ जाए, अपना मन खूब तैयार हो जाए, इन सब बातों के परिणाम आना शुरू हो जाए और लोगों को जानकारी मिल जाए। आप लोग निकल गए और हमारी बिटिया ने कहा कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, आप अपने स्वतंत्र, हम हमारे स्वतंत्र। लड़की को लड़का पसंद नहीं है। बोले अरे एकदम क्या हो गया ऐसा? फिर भी उन्होंने कहा कि जब तक अपनी बात तो यही थी कि दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे तो ही शादी करेंगे। अब लड़के के पिताजी ने लड़के को आवाज दी। अभी तक तो सब अनुकूल था, ठीक था, तुम दोनों अंदर गए तो ऐसी क्या बात हुई कि इस प्रकार से उनका फोन आया? तो नहीं पापा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बात तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने बात करने की शुरुआत की, उसने ऐसे टूटे टूटे जवाब दिए, एक एक दो दो शब्दों में। फिर ऐसा लगा कि ये कुछ बोले, अंतर आते जा रहा था, समय बीच में जैसे एकदम गैप जाता है ना कि कोई नहीं बोल रहा है। तब बात को तोड़ना, इसलिए मैं दीवारों की तरफ देखते कि नहीं, अपन जब जैसे कमरे में बैठे तो दीवार देखने लगते, कैलेंडर, चित्र, सोफा, पर्दा आसपास। तो बोले मैंने सिर्फ इतना पूछा था, ये जो चित्र लगा है पीछे, ये तुम्हारे दादाजी है क्या? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर गई तो वापस ही नहीं आई। कट्टू लड़की का घर। अब लड़की के पिताजी ने लड़की के कहने पे, बिटिया के कहने पे फोन तो कर दिया। फोन करने के बाद अब उन्होंने कहा तेरे कहने पे मैंने फोन तो कर दिया, पर ऐसा हुआ क्या? तुम दोनों अंदर के कमरे में गए, तुम्हारी क्या बातचीत हुई हमको मालूम नहीं। तूने कहा तेरी बात टालना नहीं, तुम हमारी लाडली बिटिया हो, तुम जो बोलोगे मानेंगे। ऐसा क्या हो गया कि तूने बाहर आने के बाद बता दिया कि नहीं करना मेरे को शादी? तो तुम्हारी बातचीत क्या हुई? तो बोले पापा, लड़का थोड़ा सा शाय लगा मुझे। बातचीत शुरुआत हुई, कुछ प्रश्न मैंने पूछे, कुछ उसने पूछे, पर बाद में उसने मेरे को पूछा कि ये जो तस्वीर लगी है ये तुम्हारे दादाजी है क्या? तो बोले पापा, जिसको मोदी जी की फोटो पहचानते नहीं आ रही उससे शादी करोगे? के पास हो और वो इतना रिलैक्स हो, यहाँ हम सब लोगों के सम्मुख इस तरह से बातचीत कर सके,
मैं उनसे यही प्रेरणा ग्रहण करता हूँ। मैं इस विशेष अवसर पर उनकी विशिष्ट उपस्थिति को नमन करता हूँ। बहुत व्यस्त है वो, मैं अगर वो अब इस जगह से तो मैं अब इसके आगे के संचालन के लिए हिमांशु जी को निवेदन करूंगा। और जिस परिसर में हम बैठे हैं, ये परिसर कल्पना है आलोक जी की। मैंने बताया वो हृदय से रंगकर्मी है और इस तरह का परिसर की परिकल्पना करना और उसको यहाँ पर वास्तविक स्वरूप में विकसित कर लेना, और उसके बाद विशेष तौर से वो भी आज हम लोगों के बीच उपस्थित हैं, आप लोगों से संवाद करेंगे। मैं हिमांशु जी को निवेदन करता हूँ। एक मिनट पहले ही अभी रास्ते में आते आते जब श्रीपाद जी से बात हो रही थी, मेरे सहित हम सब में एक कमजोरी है कि हम काम का बंटवारा नहीं करते। अभी उल्लेख करा आपने, ठीक भी लगता है, सबको ऐसा लगता है। काम का यदि सही बंटवारा हो जाए, उसकी पूरी योजना बन जाए, तो मुखिया आराम से अपने कमरे में बैठ के टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय मंच पर विराजमान विद्वज्जन। सर्वप्रथम उस्ताद जलालुद्दीन खां अकादमी के परम श्रद्धेय आदरणीय जयंत विशे सर, आपका ग्वालियर की इस पावन धरा पर और विशेष रूप से राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य विभाग का परिवार और संस्कार भारती की ओर से आपका दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन। मंच पर आसीन आज के विषय विशेषज्ञ, चर्चा प्रवर्तक आदरणीय श्रीपाद जोशी जी, मैं आपका दिल की गहराइयों से संपूर्ण नाट्य विधा परिवार एवं संस्कार भारती परिवार की ओर से प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन सदैव मुझे प्राप्त होता है, और चूंकि मुझे ये दायित्व तो आपके माध्यम से एक जिम्मेदारियों के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन एक इलेक्शन नाम की चीज बीच में आ गई, तो उसके कारण से बहुत सारी चीजें हो गई। लेकिन मैं आपको पूरे परिवार को विश्वास दिलाता हूं, इसके बाद हमारी बहुत लंबी और जबरदस्त योजना है कि हम अपने संस्कार भारती परिवार का नाट्य विधा का प्रारंभ स्कूल स्तर पे करेंगे, और ये हमने इनके पाठ्यक्रम में तृतीय सेमेस्टर में लागू कर दिया है। उनका 25 नंबर का डेजर्टेशन होगा, जिसमें ये विद्यालय में जाके 5 से 10 दिन की कार्यशाला देंगे, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद इनको अंक दिए जाएंगे। तो स्कूल स्तर पर हम संस्कार भारती के माध्यम से नाट्य कला पहुंचाएंगे। ऐसे हमारे परम अतुल अदोलिया जी भाई साहब, प्रणाम करता हूँ। और जिसको कहें कि नाट्य शास्त्र की भाषा में कहें तो जब ब्रह्मा जी ने वो सब नाट्य वेद दे दिए, चारों वेदों का, ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस दे दिया, और भरत मुनि ग्रहण कर लिया, और पहला ही नाटक जब हुआ तो उसमें देवासुर संग्राम में व्याधान उत्पन्न हो गए, तो विश्वकर्मा जी की आवश्यकता हुई। तो हमारे रंगमंच के ऐसे परम विश्वकर्मा जी, जिन्होंने ग्वालियर धरा को इतने जबरदस्त ऑडिटोरियम दिए हैं, और मैं आपके मंच के माध्यम से आग्रह कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत आपने कैंपस बना दिया है। मैं बाहर तो इलेक्शन के कारण देखता रहा, आज पहली बार देखा, ये मंच आप मुझे दे दीजिए, और यहाँ पर हर 15 दिन में कुछ ना कुछ मैं एक्टिविटीज करूंगा संस्कार भारती के माध्यम से। ये आपके लिए ही बना है। वाह, सुंदर, इतना खूबसूरत, मतलब अद्भुत, क्या परिकल्पना। इसमें ग्रीन रूम ग्रीन है, एक्चुअल ग्रीन है, एक ईंट पत्थर नहीं दिखेगा उसके अंदर, पेड़ों से ही है। 30 तारीख का जो कार्यक्रम है वो यही है ना, इसी स्पेस पर है? अच्छा, 30 वाला। हम चलिए आपके माध्यम से मार्गदर्शन ले लेंगे जी। तो मैं, चूंकि हमारे ये नवांकुर हैं और ये कला के आगे लेकर जाएंगे, और हमारे संस्कार भारती परिवार को यही लोग आगे बढ़ाएंगे, तो मैं सर्वप्रथम निदेशक महोदय उस्ताद जलालुद्दीन खां अकादमी के सम्मान हेतु अभिजीत से अनुरोध करूंगा कि पुष्पमाला से आप सम्मानित करें और अपना उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं थोड़ा सा विलंब हो गया, क्योंकि एक समय पीएचडी का वो रख दिया, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बेवफा बावफा नहीं होता, खत्म ये सिलसिला नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां नहीं होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं। जोरदार करतल ध्वनि एक बार। मेरे को पोस्टर लगेंगे इंदौर में। मैं हमारे आज की नाट्य कार्यशाला के चर्चा प्रवर्तक परम आदरणीय श्रीपाद जोशी जी के अभिवादन और उनके आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूं नैन्सी को कि आप पुष्पहार से
निशा, जोरदार ताली। हमारे परिवार के मुखिया परम आदरणीय अतुल अधुलिया जी भाई साहब के आशीर्वाद ग्रहण करने हेतु मैं आमंत्रित करूंगा ऐश्वर्य दुबे को कि पुष्पहार से आदरणीय भाई साहब का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और यहाँ हम सब एक शपथ भी लेंगे कि हम लोगों को संस्कार भारती परिवार में बहुत उत्कृष्ट तरीके से कार्य करना है। जोरदार ताली। हमारे बीच हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा प्राप्त होता है, आदरणीय श्री आपके डॉक्टर आलोक शर्मा जी, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आनंद को। क्योंकि आज कार्यशाला का प्रथम दिन है और एक छोटी सी औपचारिकता थी, तो मैं आप तीनों विद्वज्जन से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के जो विषय चर्चा प्रवर्तक है श्रीपाद जोशी जी, आपको एक प्रतीक चिन्ह सम्मान के रूप में प्रदान करने की कृपा। जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें संगीत के विशेष आयोजन के लिए नगर में उपस्थित थे और हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हुए। मैं उनके जाने के पश्चात भी अपने व्यक्तिगत तौर पर संस्कार भारती की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। प्रोफेसर आलोक शर्मा जी, जैसे मैंने कहा कि इस परिसर की कल्पना और फिर उसको साकार कर रूप दे देना और ऐसा एक प्रभावी स्थान विकसित कर लेना कि जहाँ पर हम लोग आने मात्र से कुछ नया करने के लिए प्रेरित हों, ऐसा उनका विशेष स्थान मैं मानता हूँ। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो मूल भाव श्रीपाद जी ने हमको उज्जैन में चलने से पहले दिया, उस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं अब प्रोफेसर आलोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हमको अपने विचारों से लाभान्वित करने का कष्ट करें। प्रोफेसर आलोक शर्मा जी। आदरणीय मंच पे उपस्थित श्रीपाद जी, हिमांशु जी और अतुल अधुलिया जी और मेरे सामने हमारे साथ में काम किए संस्कार भारती के सभी विद्वज्जन और स्पेशली सभी छात्र जो आज यहाँ इस वर्कशॉप की शुरुआत में और पूरा अटेंड करने में संकल्प लिए बैठे हैं, कुछ नया सीखेंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। विचार जो हैं वो बेसिकली माननीय श्रीपाद जी ने जो आपके सामने बात कही, वो एक अंतर्द्वंद की तरह अंदर बने रहते हैं हमेशा कि भाई नाटक का विषय क्या हो। हमेशा 1930 में बना हुआ एक अच्छा लिखा हुआ नाटक 500 बार होता रहा। और आज की टाइम में कोई चार आदमी आप में से निकल के ऐसे नहीं आ पाए जो आज की स्थिति के अनुरूप या उसके हिसाब से जिस विषय की जरूरत है नाटक की, उस पे एक नाटक लिखें प्रभावी तौर पर और कोशिश करें बदलने की, समाज को एक सीख देने की। क्योंकि निश्चित तौर पर न्यूज़पेपर को पढ़ के पूरी दुनिया बदल जाएगी, ये संभव नहीं होता। और थिएटर मतलब ड्रामा ये कर सकता है, पर फिल्में ये काम नहीं कर सकती बदलाव लाने में, क्योंकि वो टोटली कॉमर्शियल हो चुकी हैं। जो कॉमर्शियल हो गया वो समाज का बदलाव लाए, ये जरूरी नहीं रहता, उम्मीद नहीं कर सकते। वो निश्चित तौर पे गांधी जी की जैसा प्रति देख के उन्होंने बताया कि RRR बनाई है, वो केवल उसी के बेसिस पर प्लान करेंगे पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना मसाला डालने पर चलेगी और कैसे हम कांटा डाल के युवाओं को फंसा के खींच लेंगे और हम उनके चक्करों में आ जाए। जरूरत है बदलाव की, वो है थिएटर के द्वारा संभव, क्योंकि थिएटर तो तपस्या है।
बाकी सब एक्शन और कट के बीच का हिस्सा है, ठीक है ना। तो जब आप विषय पे सोचते हैं तो मेरे ख्याल से मैं ये बात कहना चाहूंगा, हर विषय पर ड्रामा लिखा जा सकता है, हर विषय पर ड्रामा लिखा जा सकता है। अब है चैलेंज कि क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, क्यों लिखा जाए। अभी जैसे मैंने बीच में एक चर्चा हुई थी, भाई साहब ने ऑर्गेनाइज की थी सृजन में, तो हमने कहा था हम पर्यावरण पर लिखें। पर्यावरण पे एक छोटी सी नाटिका मैंने लिखी है, सभी लोगों ने देखी है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, कचरा राक्षस करके लिखी है, खूब चली है, बोला खूब उसने, हाँ ठीक, उस लोगों ने उसको, उसने बड़ा अच्छा स्नेह दिया। लेकिन उसके अंदर खास बात मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि कचरा राक्षस मैं अपने अचीवमेंट के तौर पर पेश नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए एक इशारा पैदा कर रहा हूं कि आप किस पे लिखेंगे। आप अपनी तकलीफ पे ड्रामा लिखिए, आप समाज की आज के समय में हो रही तकलीफ को ड्रामे में बदलिए। बहुत खूबसूरत कृति आपकी हाथ और पैन चलने का इंतजार कर रही है और वो बनेगा। समझ में आ गया ना, वो दिल बिल्कुल एक शेप में लेगा जैसे, और इसकी कोई लेंथ नहीं होती। आज की तारीख में आप 1 मिनट का भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लिखेंगे तो फिर वो एक फिल्म में, एक नाटक में, एक ड्रामे में कन्वर्ट होगा। क्योंकि आपको लोगों के बीच और समाज के बीच में अपना स्थान भी बनाना है, अपने आप को एस्टेब्लिश भी करना है। पहले स्किल डेवलप करना होगा, फिर स्किल डेवलप हो जाने के बाद उसका इम्पैक्ट जज करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नहीं। आप गंदगी तो नहीं फैलाने जा रहे, ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। उसके बाद जब वो उस इम्पैक्ट को जज करने के बाद फिर उसको समाज में लेने के लिए, आज की डेट में आप जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहले नहीं पहुंचा जा रहा था। पहले तो फिल्मों, थिएटर के अंदर, या फिर नहीं आप कह रहे कि वीडियो नहीं थे, टीवी नहीं था, एक जमाना ऐसा रहा था। यहाँ पे काफी लोग जानते हैं, उस जमाने से गुजरे हुए लोग हैं हम। अब 1 मिनट की भी फिल्म बन सकती है, ठीक है ना, मैसेज दे सकते हैं और वो चीजें काम करती हैं। 5 मिनट का भी आप कंटेंट तैयार कर सकते हैं और ये कंटेंट आपको एस्टेब्लिश करेगा। और एस्टेब्लिश जब आप करेंगे, क्रिएटिव वर्क करेंगे, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको 20 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए पहले 200 रुपए में फिल्म बनानी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि तभी आप, जब आप वो आपको एस्टेब्लिश करेगी। और जब आप एस्टेब्लिश हो जाओगे तो 200 करोड़ की फिल्म में भी आपको उतनी ही अकल लगानी पड़ेगी जितनी कि आप छोटे क्रिएटिव कंटेंट को बनाने में, लिखने में करेंगे, जहां तक मैं अंदाज। तो मैं उस विषय पे वापस आता हूं कि आप किसी भी विषय पे लिख सकते हो, पर अभी भी रह गया कि कौन सा विषय, कैसे पकड़े विषय, कौन सी, कहां से निकलेगा विषय, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक छोटा सा कंटेंट लिखा, 1 पेज का, मेरे मोबाइल में मैं निकाल के आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसको आप जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। इस तरीके से छोटी छोटी चीजों को लिखा जा सकता है। मैं आपकी परमिशन हो तो थोड़ा सा ये जरूरत करता हूँ। हाँ, एकदम मुझे तुम्हारी याद आ गई, टाइटल है एकदम मुझे तुम्हारी याद आ गई, टाइटल, ठीक है। एक पत्र लिखा जा रहा है, माननीय, दिल्ली से ग्वालियर के रास्ते में हूं। अभी अभी श्रीमती जी ने कहा कि ग्वालियर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाएंगे। मैंने कहा नहीं 11 बजेंगे। एकदम मुझे तुम्हारी याद आ गई। और अभी थोड़ी देर पहले रास्ते में ही इनने कहा ढाबे पे खाना खाएंगे वो। मैंने कहा नहीं, आगरे में बीकानेर शॉप पर थाली लेना ठीक रहेगा। एकदम मुझे तुम्हारी याद एकदम मुझे तुम्हारी याद आ गई। ये बात तय है कि खाना अब ढाबे पे ही होगा और 10 बजे पहुंचेंगे या 11 बजे पहुंचेंगे, इससे किसी की सेहत पर कोई अंतर पड़ता ही नहीं। पर ये आदत कितनी खराब पाल रखी है मैंने, मालूम ही नहीं पड़ता मुझे ये कितनी खराब आदत है। यदि मुझे, मेरे पास तुम्हारे जैसे अपने प्रिय दोस्त न हो। देखो उस दिन पार्टी में
उस फैमिली गेट टुगेदर में कितनी खूबसूरती से और कितनी जोरदारी से और बार बार चुटकी लेते हुए आप मुझे टोक देते थे, और कम से कम 5 बार तो टोका ही होगा जब मैंने बिना किसी बात पे अपनी पत्नी की कही हुई बात को मॉडिफाई किया। आपने 5 बार टोक दिया था। आपने कहा था क्या करते हो भाई, यार मान जाओ। देखो बाद में तो मानना ही पड़ेगा और फिर करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। बार बार आपने बोला था, ठीक है ना। और बस तब से रोज कुछ ऐसा होता है कि मुझे आपकी याद आ जाती है। कृपया स्नेह बनाए रखें और ज्ञान देते रहें। आपका प्रिय। ठीक है, अब ये छोटा सा कंटेंट है 3 मिनट का, है ना। अब इसको थिएटर में, इसको ड्रामे में, इसको रील्स में, इसको फिल्म में कन्वर्ट करने के लिए एक्सरसाइज हो सकती है, ठीक है ना। इधर उधर बहुत ज्यादा सारे, कोई सेट लगाने की जरूरत नहीं है। आपको रेडीमेड एनवायरनमेंट मिलेगा इस तरह का जहां पे आपको शूट करना है। आपको कोई इसके अंदर बढ़िया 1.5-3-4 लाख रुपए वाला कैमरा लाने की जरूरत नहीं है। वीडियो से ही बनाओगे, वीडियो मोबाइल से बनाओगे, मोबाइल में ही एडिटिंग कर लोगे, ठीक है ना। एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। वो हुनर तो हिमांशु जी आपको तैयार करा ही देंगे, बहुत बढ़िया। तो मेरा ये कहना है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये कि भाई अपनी मिसेस की बात, जिस परिवार के साथ तुम्हें जिंदगी भर जिंदगी बितानी है, उसको बार बार टोको मत। मैसेज तो यही है ना, यही है। पर नहीं है तब अखाड़ा बना रखा है घरों को। क्या हो रहा है आज, फिर बना दी कड़ी। आज फिर बैंगन का भरता। आज फिर बैंगन का भरता। अभी पिछले सप्ताह बनाया था। अरे क्या मेरी आदत है कि नहीं, सुन लिया करो। क्यों सुने? फिर अखाड़ा शुरू लगातार, मतलब इस तरह की बातें होती रहती। कितना समय खराब हो जाता है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको समय चाहिए। भिड़ो मत, तालमेल बिठाओ, आगे बढ़ो। देखो ड्रामा लिखने में विषय निश्चित तौर पर पौराणिक हो सकता है, ऐतिहासिक होता है, सामयिक हो सकता है, लेकिन उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। और ये रोज आपको मिलते हैं विषय लगातार। मेरे ख्याल से मेरी तरफ से इतना ही काफी है। सहजता से गंभीर बात भी अपनी शैली में कह देना, ये आलोक जी की विशेषता है। और इनकी विशिष्ट नाट्य गतिविधियों से जहाँ तक मुझे याद आता है, आदि शंकराचार्य, फिर उसके बाद तुलसीदास, और फिर उसके बाद स्वामी विवेकानंद, ऐसी कृतियों को आपने जीवंत किया है। और इसमें लेखन, निर्देशन, लगभग हर विधा से आपने बहुत, और अभिनय तो आपने देख ही लिया। अभिनय से, सब चीजों से आपने जिस तरह से सब पर प्रभाव छोड़ा है, मैं आलोक जी का उसके लिए एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की इस कार्यशाला में हो सकता है आपको कोई बहुत गंभीर न लगा हो, लेकिन ये प्रयास हमारा इसीलिए है कि बिना किसी गंभीरता का आवरण ओढ़े हुए, किसी विधा को अपने ऊपर सिर पर बिठाए हुए, हम कैसे अपनी अभिव्यक्ति को ज्यादा मुखर कर सकें, उसके लिए एक नैसर्गिक वातावरण यहाँ उपलब्ध हुआ। और उसमें हम लोग कुछ चिंतन मनन करने के लिए अगर प्रेरित हुए होंगे, तो आज का ये सत्र मुझे लगता है कि एक हद तक अपने उद्देश्य में सफल हुआ होगा। यह विषय आप लोगों के लिए है, ये विषय आप लोगों के काम करने का विषय, ये केवल चिंतन मनन का विषय नहीं है। इस विषय पर आपके मुखर होने का की आवश्यकता है।
और हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज का जो चिंतन मनन विषय प्रवर्तन जो भी था, मुझे लगता है कि इतने से पर्याप्त है। हम कल पुनः समय पर एकत्रित होंगे और समय पर एकत्रित होकर हम कुछ और बातचीत करेंगे। हो सकता है हम कुछ और ग्रहण कर सकें आप लोगों से, क्योंकि आज केवल आप लोगों का परिचय हुआ है, कल आपकी प्रतिभागिता भी रहेगी और आज के विषय के को आगे बढ़ाने का काम ये सब आप लोगों का है। हमारा काम केवल आपको एक स्थान तक लाकर एकत्रित करने तक सीमित था। इसको कितना प्रभावी बनाना है, इसको प्रभावी बनाना भी है या नहीं बनाना है, ये सब आप लोगों के ऊपर है। आप सभी लोगों का जो इस आज के सत्र में उपस्थित हुए, बहुत बहुत मैं संस्कार भारती की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में मैंने परिचय कराया था, बृजकिशोर दीक्षित जी जैसे व्यक्तित्व भी उपस्थित हैं, जो नाट्य लेखन से बहुत लंबे समय से हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा देते रहे हैं। एक छोटी सी औपचारिकता जो होती है आभार व्यक्त करने के लिए, उसके लिए मैं बृजकिशोर जी को आमंत्रित करता हूं और उसके बाद आज का सत्र पूर्ण। इस पूरे इसकी परिकल्पना भी थी, वो आपके ध्यान में आ गई है। अभी इंदौर में एक कार्यशाला हमने की थी, उसके अंदर ऐसे ही सारे विद्यार्थी, लेखक, निर्देशक इनको बिठाया था। ये 2 दिन की कार्यशाला थी। उसमें एक टास्क दिया था कि 5 मिनट का नाटक। अब धीरे धीरे नाटक भी वो 2.5 घंटे 3 घंटे का देखने का दर्शकों की वो नहीं रही। अब 45 मिनट में भी बहुत कुछ बातें आजकल लोग देखना चाहते हैं। और जैसे क्रिकेट का हो गया कि नहीं 2020, ऐसे ही हमारे इस नाट्य शास्त्र के विषय में भी धीरे धीरे जो समाज के पास समय का अभाव देख लें या रुचि, और ये सब देखते हुए हमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन अपनी इस विधा में भी करना पड़ेगा कि छोटे से समय में अधिक से अधिक मैसेज हमारा चला जाए। और इसी प्रकार की कार्यशाला वहाँ की, और जो विद्यार्थी थे, जो लोग थे, लेखक थे, निर्देशक थे, उनमें से कुछ लोग, उनको कहा था कि आप कुछ लिख सकते हो तो लिखिए। और 5 मिनट का समय, 3 से 5 मिनट, ऐसा भाई साहब ने भी विषय रखा ना, कितना छोटा सा विषय है लेकिन प्रभावी है, और उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। अगर ये 2 लोग हो जाए, अभिनय करें, हमारा नाट्य मंचन हो जाएगा, और 2 मिनट में 3 मिनट में कितनी प्रभावी बात चलेगी। यही इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को आप सबके समझ में मुझे लगता है आ गया होगा। तो इसमें कुछ काम अगर हम आज करके रात को बैठें, विचार करें, सब्जेक्ट एक्चुअली उसमें महत्वपूर्ण रहेगा, वो जरा सोच करके लाइए। और कुछ विचार आपके हम सुनेंगे ही निश्चित रूप से। तो वहाँ पर हमने 20 नाटक 3 मिनट के, 20 या 60, 1 घंटे के अंदर 20 नाटकों का 20 विषयों का प्रवर्तन हो गया नाट्य के माध्यम से। तो ये जो प्रयोग अभी शुरू हुआ है, और बड़ा पसंद किया लोगों ने उसको, कि भाई तो इतने सारे समाज के ज्वलंत विषय उसमें आ गए, कुछ हास्य भी आया, अन्य रस आए उसके अंदर। और वो रस देख करके जो दर्शक थे वो इतने गदगद हो गए कि ये तो एक नाट्य शास्त्र के हिसाब से एक नया, क्योंकि नया चाहते ना लोग। ठीक है, शकुंतल हम देख रहे हैं, और अन्य जो नाटक हैं, सैया भाई कोतवाल देख रहे हैं, तो 2 घंटे का, 2.5 घंटे का सब चल रहा है। लेकिन आज जो पीढ़ी है आप लोगों की, और ये जो नया 2020 जो हुआ है, इसमें हम क्या ये प्रयोग सफल कर सकते हैं क्या? हमारा मेन उद्देश्य उसके अंदर स्क्रिप्ट लेखन और उस स्क्रिप्ट के विषय को सामान्य जन तक पहुंचाना, उसको झकझोर देना दिमाग को, कि वो देख के जाए, उसके बाद वो विषय उसके दिमाग में चले कि हाँ ये समाज का ज्वलंत विषय है। और इस पर आप लोग थोड़ा कार्य आज कर सकते हैं ना, तो करिए, अपने अपने हिसाब से करिए, देखिए आपको आनंद आएगा। हम शुरू
करना शुरू नहीं करते हैं ना, खाली सोचते रहते हैं क्या, तो उसको उतारिए। ये एक वर्कशॉप के आपका काम है। कल हम पुनः मिलेंगे ही, और आप सब लोगों ने जो भी समय दिया है इस समय को सार्थक करिए। सफल तो हो गया आज, लेकिन इसको सार्थक अगर करना है तो हम कल की कार्यशाला में मिलते हैं। नमस्कार। आप सब जो प्रतिभागी, खासतौर पे जो बच्चे बैठे हैं, छात्र हैं जो नाटक के, इतना सार गर्भित और ज्ञान से परिपूर्ण जो सत्र है, और इसमें जो विद्वान जन हमारे बीच जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, खासतौर पर जयंत विशे साहब और हमारी संस्कार भारती के राष्ट्रीय नाट्य विधा के सह संयोजक श्रीपाद जोशी साहब, और बड़े भैया अतुल अदोलिया जी प्रांत के महामंत्री हैं, नगर के नाट्य विधा संयोजक डॉक्टर हिमांशु जी हैं, और डॉक्टर आलोक शर्मा जी जो आप ये खुला हुआ ओपन थिएटर जो देख रहे हैं, इसकी जो परिकल्पना है, मुझे लग रहा है शहर में बहुत कम ऐसे स्थान हैं जहां खुले में बैठ के हम अपनी रंगमंचीय प्रस्तुति कर पाए। एक कला वीथिका में था, वो भी बहुत साउंड और इस सब ध्वनि से पूरी तरह बिगड़ा हुआ स्थान हो गया है। ये बहुत सुंदर परिसर है, ग्रीन रूम जी बहुत ही जीवंत ये जो जगह है। यहाँ जो ज्ञान हमें मिला है, मैं आप सबकी ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि हम सबको ये जो सीखने का, नई नई बातें सुनने का मौका मिला है, इसके लिए पुनः आप सबकी ओर से आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामूहिक छायाचित्र, तो कुछ बच्चे आगे आ जाओ, कुछ बच्चे पीछे आ जाओ। यहाँ लगा देते शेर भाई। हाँ, कड़ी 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 तुमने जिंदगी भाई कड़ी बना के कर दी।